इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रेवलर था जो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमकर अपने अनुभव लिखता था। वह 14th सेंचुरी में भारत भी आया था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, जिसमें हम देखेंगे इब्न बतूता के बारे में कि कैसे वह हमारे भारत में आकर अमेज हो जाता है, अलग अलग चीजों को देखता है, अलग अलग चीजों को जानता है और फिर अपने डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं किताबुल रहला उसमें लिखता है। किसमें लिखता है? किताबुल रहला। उसकी किताब का नाम क्या था? किताबुल रहला। रहला इसी को हम क्या बोलते हैं? सफरनामा। इसको किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे तंजीर वाले क्षेत्र से, मोरक्को के अंदर तंजीर क्षेत्र पड़ता है, वहां से निकलकर हमारे इब्न बतूता, जिसके पूर्वज बहुत ज्यादा शरीयत लॉ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे, वहां से निकलकर ये आता है और इसका बचपन से ही क्या एम्बिशन रहता है कि पूरी दुनिया देश को घूमकर ज्ञान प्राप्त करूं। इसके परिवार वालों ने वहीं रहकर ज्ञान प्राप्त किया, शरिया के बारे में, मुस्लिम लॉ जो हमारा हुआ करता है, यह भी उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करता था शरिया लॉ में। तो ये यहाँ से आता है, हमारे अरब वाले क्षेत्र से, पर्शिया वाले क्षेत्र से, सब जगह ट्रेवल करते हुए कहाँ आता है? 14th सेंचुरी में हमारे इंडिया आता है। कब? 1333 में, 1333-34 में, 1333-34 में हमारा कहाँ आता है? इंडिया आता है। जब हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था और हमारे दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था हमारे दिल्ली का सुल्तान, जिसके शासन काल में इब्न बतूता हमारे इंडिया में आता है और वह काजी भी रह चुका होता है। उसको मोहम्मद बिन तुगलक उसे काजी अपॉइंट कर देते हैं, हमने देखा। काजी अपॉइंट करते हैं, फिर कुछ समस्या आती है जिस वजह से उस पर डाउट होता है तो उसे जेल में डाल देते हैं, फिर बाद में उसको वापस निकाल देते हैं और फिर उसको भेज देते हैं कहाँ पे? हमारे चाइना में भेज देते हैं। चाइनीज इंडियन एम्बेसडर के फॉर्म में से चाइना भेज दिया जाता है। फिर वह कि हमारे केरला मालाबार कोस्ट पे जाता है, कुछ समय के लिए हमारे मालदीव वाले क्षेत्र में भी वो क्या रहता है? ऐसा काजी काम करता है। फिर वापस मालदीव से श्रीलंका आता है और श्रीलंका से होते हुए हमारे बंगाल, असम होते हुए फिर हमारे जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र से कहाँ चला जाता है? चाइना। फिर चाइना से लौटकर कुछ समय बाद वापस कहाँ जाता है? वो मोरक्को जाता है, फिर वहीं पर रहता है, वहीं अपनी किताब लिखता है। कौन सी? किताबुल रहला, जिसमें वो डिस्क्रिप्शन करता है उसके सभी जितनी भी उसने यात्रा की, जितना भी जगह इंडिया के बाहर ट्रेवल किया, सारी अलग अलग चीजों को देखकर, यूनिक चीजों को, जितनी भी उसने यूनिक चीज देखी उनको बारे में उसने सबका वर्णन किया। सो बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता कब आते हैं? 14th सेंचुरी, 1333 या 34 में इंडिया आते हैं। द सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब उस समय क्या था? हमारे इंडिया, जो हमारे इंडिया में जब आया था तो हमारा इंडिया ग्लोबली कनेक्टेड था, हर जगह से। अरब से व्यापार कर रहे हैं हम, साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र से व्यापार कर रहे हैं, हमारे जो अरब के पास जितनी भी कंट्रीज हुआ करती थी उस समय, हमारा सेंट्रल एशिया हुआ करता था, उन सबसे व्यापार कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ में चाइना वाले क्षेत्र से व्यापार कर रहे हैं। इंडिया एक तरह से उस समय भी ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड था। स्टेज फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड द यूरोप इन द वेस्ट। देखो, यूरोप, अफ्रीका, चाइना, हम कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल व्यापार कर रहे हैं उस समय, क्योंकि बहुत समय पहले हमारे व्यापार एस्टेब्लिश हो गए थे, रास्ते मिल गए थे, अरब ट्रेवलर्स वगैरह इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से इंडियन ट्रेवलर्स बाहर जा रहे हैं और इस प्रकार से व्यापार स्थापित हो गया था। कब? हमारे 14th सेंचुरी देखते हैं। सो एज वी हैव सीन, इब्न बतूता हिमसेल्फ ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू दीज लैंड्स, और इन्हीं सब क्षेत्रों से होते हुए इब्न बतूता आता है कहाँ? हमारे यूरोप, चाइना, यहाँ से होते हुए अफ्रीका, हर जगह घुमा होता है, हर विषय, इसलिए इसको हर विषय के बारे में जानकारी होती है ना। विजिटिंग सैक्रेड प्लेसेस, सैक्रेड श्राइन्स, अलग अलग पवित्र मठों पे गया, मंदिरों पे जाता है। स्पेंडिंग टाइम विद लर्न मैन एंड रूलर, पढ़े लिखे विद्वान लोगों के साथ, राजा के साथ, शासकों के साथ वो समय व्यतीत करता है, उनसे बात विवाद करता है, प्रश्न पूछता है, बातचीत करता है। ऑफन ऑफिशिएटिंग एज काजी, जगह जगह जाता है, वो शरिया लॉ का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करता था, उसको काजी भी बना दिया जाता था। इंडिया में काजी रहा है, हमारे मालदीव वाले क्षेत्र में काजी रहता है। एंड एंजॉइंग द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ द अर्बन सेंटर वेयर पीपल हु स्पोक अरेबिक, पर्शियन, अलग अलग भाषा। देखो, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में भी रहा, अर्बन कल्चर में भी रहा, शहरी क्षेत्र भी हुआ करते थे कहीं कहीं, उन क्षेत्रों में भी रहा जहाँ व्यापार चल रहा है, डेवलप्ड क्षेत्र है, लोग अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, उसको अलग अलग प्रकार की भाषा का ज्ञान भी हुआ। पर्शियन, टर्किश, अरेबिक एंड द अदर लैंग्वेजेस शेयर्ड आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एंसेटोड्स, अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करी, विचारों प्राप्त किए, एक दूसरे से बातचीत करके उसको नए अलग अलग प्रकार से उसने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से वो एक जगह से दूसरे के ट्रेवल करता था, अलग अलग प्रकार की किताब पढ़ता था, अलग अलग धर्मों को उसने समझा और भारत में भी बहुत ज्यादा समय तक रहा।
लगभग 14-15 ईयर्स तक कहाँ रहा, भारत में रहा। दीज इंक्लूडेड स्टोरीज अबाउट मैन नोटेड फॉर देयर पिटी किंग्स हु कुड बी बोथ क्रूअल एंड जेनरस। अब देखो अलग अलग राजाओं का वो वर्णन करता है, कैसे कि कुछ राजा वो जो क्रूअल हुआ करते थे, बहुत क्रूर हुआ करते थे, लाइक जैसे अलाउद्दीन खिलजी, और कुछ जेनरस राजा भी हुआ करते थे, फिरोज शाह तुगलक जैसे, अकबर जैसे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वर्णन करता है कौन, इब्न बतूता। लेकिन इसके समय अकबर तो नहीं हुआ करता था, ऐसे अलग अलग राजाओं के बारे में वर्णन करता था, उस समय के राजा के बारे में जो भी हुआ करते थे, है ना। एंड अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, और जो साधारण लोग रहते थे, महिलाएं रहती थी, पुरुष रहते थे, तो इस प्रकार से उस समय की सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भाई राजा किस प्रकार से होते थे, राजा कोई क्रूअल होते थे, कुछ जेनरस हुआ करते थे, बहुत दयालु राजा हुआ करते थे, और साधारण लोगों का जीवन किस प्रकार से होता था, ऑर्डिनरी मेन वुमेन किस प्रकार के थे। एनीथिंग दैट वाज अनफेमिलियर वाज पर्टिकुलरली highlighted in order to ensure highlighted in order to ensure that the listener or the reader was suitably impressed by the accounts of distant yet accessible world। तो भाई जितनी भी यूनिक चीजें होती थी, तो लोगों को यूनिक चीज जानने में, अलग अलग अनोखी चीजों को जानने में, समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते थे भाई इब्न बतूता जो इतने सारे देश विदेश घूम कर आया है, इसने क्या क्या नई नई चीजें जानकर आया है। जो चीज को पहले जानते उसमें उनको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता, लेकिन जो जो नई चीजें, नए नए इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, नए नए अलग अलग प्रकार की बातों को जब सुनकर उनको इंटरेस्ट आता था, उन सभी को सुनने में इसने ज्यादातर हाईलाइट किया। किसने, हमारे इब्न बतूता ने बताया कि भाई मैंने ऐसी ऐसी प्रकार की चीज देखी, ये तुमने यहाँ नहीं देखा होगा, इस प्रकार से नहीं देखा होगा, तो आगे देखना। पान के बारे में बताता है कि हमारे इंडिया में मैंने देखा वहां लोग पान खाते हैं। इसका क्या करता है, वो वर्णन करता है इब्न बतूता, और जाकर फिर जब लोगों को बताता है तो लोग बड़े अच्छे से बैठकर सुनते हैं कि ये होता था इस प्रकार से। उसका देखो नट्स लाइक अ मैन हेड, देखो नट्स के बारे में बताता है। These trees are among the most peculiar trees in kind and most astonishing in habit. They look exactly like date palm. खजूर के पेड़ की तरह दिखते थे। नारियल के बारे में बताता है, हमारा इंडिया में से नारियल मिलता है तो उस प्रकार से बोलता है कि जिस प्रकार से हमने देखा पर्शिया के क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े खजूर के पेड़ हुआ करते थे, डेट पाल्म हुआ करते थे, विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन देम एक्सेप्ट, पेड़ में बिल्कुल डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम एक समान दिखते हैं, बोलता है कौन, इब्न बतूता। बट क्या डिफरेंस आता है उनमें, एक्सेप्ट दैट वन प्रोड्यूसेस नट्स एज इट्स फ्रूट, पर वो नट्स के फॉर्म में होता था, पर वो ऐसा बोलता है उसमें फ्रूट्स निकलते हैं, एंड अदर प्रोड्यूसेस डेट्स, एक से फ्रूट निकलता है नारियल में और एक से डेट्स खजूर निकलते हैं, वो यह बोलता है। द नट ऑफ द कोकोनट ट्री रिजेंबल्स अ मैन्स हेड, जो नट निकलता है, जो नारियल रहता है, नारियल को जो रहता है, बोलता है वो इंसान के, ह्यूमन के या मेल के किस प्रकार है, हेड के समान होता, सिर के समान दिखता था, रिजेंबल्स अ मैन्स हेड। फॉर इन इट आर व्हाट लुक लाइक टू आईज, उसमें इस प्रकार से हमने देखा उस पर ऐसे दो आंखों की तरह ऐसे बने रहते हैं, बोलता है टू आईज एंड वन माउथ, एंड द इनसाइड ऑफ इट व्हेन इट इज ग्रीन लुक लाइक ब्रेन, और इस प्रकार उसके अंदर थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा रहता है, बोलते हैं एक प्रकार से दिमाग के समान दिखता है कि भाई इंसान का हेड है, उसके अंदर दिमाग है। अटैच टू इट फाइबर, उसके अंदर जो फाइबर्स निकलते हैं, जो हम देखते हैं उस पर ब्राउन ब्राउन फाइबर्स लगे रहते हैं, वो हेयर के समान दिखते हैं, बोलते हैं ह्यूमन के हेड के समान दिखता है वो। They make from this cords with which they sew up ships instead of using iron nails। देखो उससे जो निकलते हैं, जो हेयर लाइक हमने देखे उसमें लगे रहते हैं फाइबर्स, उनसे रस्सी वगैरह बनाने के लिए, नाव वगैरह बनाने के लिए ऐसा रस्सी का प्रयोग उनसे किया जाता था। तो हमें नारियल कोकोनट के बारे में इस प्रकार से बताता है कौन, इब्न बतूता, कि वो ह्यूमन के हेड के समान था, उसकी दो आंख थी, उसमें एक मुंह दिखता था, अंदर ब्रेन दिखता था, लेकिन लोग उसको फिर अंदर खोलते थे, उसके अंदर फ्रूट निकलता था। इसके बारे में वो बताता है। द कोकोनट एंड द पान, some of the best examples of Ibn Battuta's strategy of representation are evident in the way in which he described the coconut। देखो कुछ कुछ हम देखते हैं कि किस प्रकार की अलग अलग बातों के बारे में लिखा, कोकोनट के बारे में लिखता है, पान के बारे में लिखता है, टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस दैट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस, जिनको वो कहानी सुना रहा था जब मोरक्को लौट गया था, तो वहां बैठकर कहानी सुना रहा था, तो लोगों को इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कोकोनट क्या होता है, पान क्या होता है। जब वो उनको कहानी सुनाता है तो बड़े मजे से सुनते हैं सभी लोग। तो पान के बारे में किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देता है, द बीटल इज अ ट्री विच वाज कल्टीवेटेड इन द सेम मैनर ग्रेप वाइन, जिस प्रकार से हम ग्रेप वाइन बनाते हैं उस प्रकार से ट्री उगाया जाता है। द बीटल हैज नो फ्रूट एंड इज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीव, उससे उस पत्ते निकाले जाते हैं। द मैनर ऑफ इट यूज इन विच बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स अरेका नट, देखो किस प्रकार से वर्णन करता है कि लोग बड़े अच्छे से वो पान का पत्ता लेते हैं, उस पर अरेका नट मतलब हमारी सुपारी जिसे बोलते हैं वो रखते हैं, उसमें थोड़ा सा चूना लगाते हैं इस प्रकार से, और फिर बड़े बड़े मजे से लोग वहां के खाते हैं। इस प्रकार से वो इंडिया में वर्णन करता है कि इंडिया में लोग पान खाने के कितने शौकीन है, उसके अंदर अरेका नट, चूना और अलग अलग प्रकार की जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और फिर उसको चबाते हैं। इसका क्या करता है, वो वर्णन करता है कि हमारे इंडिया में किस प्रकार से
पान खाते थे लोग। पान उसके बाद देखते हैं इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। देखो इंडियन सिटीज के बारे में किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देता है। So, Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resources and skills. देखो जिसको जिस प्रकार की स्किल्स आती थी, जिसको जिस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए थे, सब उपलब्ध थे सोसाइटी में, सिटी में हमारे सभी चीज अवेलेबल थे। जो जिस स्किल में ज्यादा एक्सपर्टीज जिसको होती थी, उस प्रकार के काम करता था। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड। देखो अब डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी शहरों में। They were densely populated and prosperous, और पूरे तरह क्या होते थे, समृद्ध शहर हुआ करते थे। शहर समृद्ध होते थे, बहुत स्किल्ड लोग हुआ करते थे, पूरी तरह यहाँ रिसोर्स भी अवेलेबल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती थी शहरों में। एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिसरप्शन कॉज्ड बाय वॉर एंड इन्वेजन। बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करते थे, बट केवल वहाँ वॉर या कोई भी इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा या इन्वेजन वगैरह, ऐसे आक्रमण वगैरह ना हुआ करे, तब तक तो वहाँ के शहर बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करते थे। It appears from Ibn Battuta's account that most cities had crowded streets। देखो और क्या बोलता है कि crowded street, बहुत ज्यादा भीड़ जनता, रोड पर जो हमारे रोड है, जो रास्ते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। And bright and colorful markets, रंग बिरंगे वहाँ बाजार हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार की चीजें, वेराइटी ऑफ गुड्स वहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा ढेर लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स मिल रहे हैं। कहाँ, हमारे बाजार में, रंग बिरंगे बाजार है, पूरे जो जितनी भी स्ट्रीट्स है, सड़कें हैं, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ये इस प्रकार से वर्णन देते हैं वो। तो इन सभी चीजों को, इन सभी इंफॉर्मेशन, इन जानकारी को सुनने पर वहां के लोगों को, ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजे आते हैं, सब बढ़िया बैठकर सुन रहे हैं। इब्न बतूता क्या कहते हैं, इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। बोलता है जो दिल्ली है, जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली जो है शहर, बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली के बारे में लिखते हैं, वहां बहुत ज्यादा जनता रहती है। द लार्जेस्ट इन इंडिया। दिल्ली उस समय का सबसे बड़ा शहर, मेडिवल इंडिया में उस समय दिल्ली हमारा क्या हुआ करता था, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। और आज वर्तमान में बहुत छोटा सा रह गया है दिल्ली, पर फिर भी वह हमारा इंडिया का क्या सेंटर है वो। उसका देखते हैं। और दौलताबाद इन महाराष्ट्र। और देखो दिल्ली के अलावा दौलताबाद का भी वर्णन करता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमारा दौलताबाद रहता है, जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जब 1327 में, कब, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं हमारे 1327 में, जब शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली से, हमारे दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं हमारे साउथ में, देवगिरी जो क्षेत्र होता है उसका नाम बदल के क्या कर देते हैं, दौलताबाद कर देते हैं। और वहां से वहां 1327 में अपना क्या करते हैं, कैपिटल शिफ्ट करते हैं, तो वो दौलताबाद में ही शिफ्ट करते हैं। तो वह दौलताबाद के बारे में वर्णन करता है कि दौलताबाद भी बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, और लगभग दिल्ली के समान ही उसका साइज हुआ करता था। वो दिल्ली के बारे में लिखता है और दौलताबाद के में लिखता है कि ऐसे समृद्ध शहर हुआ करते थे। ऐसे शहरों के बारे में कौन, इब्न बतूता वर्णन करते हैं। बोले बहुत से सिटीज पे भीड़ होती थी, कलरफुल मार्केट्स होते थे, समृद्ध क्षेत्र होते थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे हुआ करती थी, स्किल्ड लेबर हुआ करते थे, संसाधन रिसोर्सेज सभी अवेलेबल हुआ करते थे। इस प्रकार से उस शहरों का वर्णन करते हैं कौन, इब्न बतूता। देखो अब दिल्ली के बारे में किस प्रकार से बताते हैं। दिल्ली वाज अ लार्ज एरिया, हैज लार्ज पॉपुलेशन, the ramparts around the city without parallel, the breadth of its wall is 11 cubits। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, किले बने हुए हैं। किस प्रकार से वर्णन करता है, ऊंची ऊंची दीवारें, किले बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे द्वार, गेट को क्या बोलता है, द्वार, क्या बोलता है, गेट बने हुए हैं। गेट को द्वार या दरवाजा बोलता है। बुलंद दरवाजा के बारे में वर्णन करता है, बुदायूं दरवाजा, द ग्रेटेस्ट, इनसाइड द मंदवी दरवाजा, अलग अलग दरवाजों के बारे में वर्णन करता है। बड़े बड़े दरवाजे उस समय बने हुआ करते थे। वहां की सेना के बारे में, किस प्रकार से वहाँ वेपन्स मिलते थे उसके बारे में वर्णन करता है। मार्केट्स के बारे में वर्णन करता है, बड़े बड़े किले हुआ करते थे, उनके अंदर महल हुआ करते थे, इन सभी के विषय में वर्णन करता है। अलग अलग फ्लावर्स के बारे में बताता है, ट्यूबर रोज, जैस्मीन, वाइल्ड रोज, अलग अलग गुलाबों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, कि वो बोले कि सभी सीजन में ये इस प्रकार के फूल फलते थे। हमारा रजनीगंधा के बारे में बताया, जैस्मीन, वाइल्ड रोज, गुलाब के बारे में बताया है। इस प्रकार से हमारा दिल्ली हुआ करता था। दिल्ली शहर का बहुत विस्तृत रूप से क्या देता है, वर्णन देता है। उसके बाद हम देखते हैं, द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो द हब ऑफ द सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं कि बाजार में केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे, कि भाई बाजार में केवल ऐसे व्यापार ही नहीं हुआ करता था, बट उसके अलावा और भी वहाँ पे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। आज भी हमारे देखते हैं बाजार के क्षेत्र में अलग अलग जगह मेले लगते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार से उस समय के बाजार हुआ करते थे, वहाँ सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। मोस्ट बाजार हैड, आज भी हमने जैसे देखा हमारे यहाँ मेले लगते हैं, हमारे भोपाल में भोजपाल मेला लगता है, वहाँ पे सांस्कृतिक नृत्य भी होते हैं, गाने वगैरह के सब प्रोग्राम भी होते हैं। मोस्ट बाजार सेट मॉस्क। देखो कुछ कुछ बाजार में क्या देखते हैं हम, मॉस्क भी होते हैं, मस्जिद होते हैं,
एंड अ टेम्पल होते हैं। बाजारों में क्या मंदिर भी होते थे, मस्जिद भी होते थे, सोशल एक्टिविटीज भी होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, व्यापार भी हुआ करता था। एंड इन सम ऑफ देम एट लीस्ट स्पेसेस वर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर्स। और देखो कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ एरिया ऐसे भी हुआ करते थे जहाँ पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ करती थी, जहाँ डांसर्स आते थे, म्यूजिशियंस आते थे, सिंगर्स आते थे। उस समय के जो प्रसिद्ध बड़े बड़े सिंगर होते होंगे, सूफी संत वगैरह, इस प्रकार से कव्वाली वगैरह होती होगी। इस प्रकार से वहाँ पे एक्टिविटीज होती थी हमारे बाजारों में, शहरों में। While Ibn Battuta was not particularly concerned with the explaining the prosperity of the towns, historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion। अब इतिहासकार जब इब्न बतूता के अकाउंट्स को पढ़ते हैं, बोले कि टाउन्स उस समय बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हुआ करते थे वेल्थ के लिए, थ्रू द एप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस फ्रॉम विलेजेस। जो विलेजेस से सरप्लस उनको अमाउंट मिलता था, वो जाके शहरों में जाता था, गांव से लोग शहर बेचने जाते थे अपनी वस्तुओं को। उस प्रकार से बहुत ज्यादा वेल्थ हमारे सोसाइटी में, हमारे सिटीज में डेवलप होने लगी, जिसका वर्णन करते हैं। इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वर वेरी प्रोडक्टिव। देखो इब्न बतूता इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में लिखते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर वर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि भाई यहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उसके बारे में भी लिखते हैं। विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टीवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर। क्या कहते हैं कि फार्मर्स एक साल में 2 क्रॉप लगा सकते थे, क्योंकि सॉइल इतनी ज्यादा वहाँ की क्या होती थी, फर्टाइल होती थी। सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में लिखते हैं और बोलते हैं कि 2 क्रॉप अ ईयर लोग वहाँ पे उगाया करते थे। He also noted that the subcontinent was well integrated with inter-Asian network। अब क्या बोलते थे, पूरा सबकॉन्टिनेंट इंटर एशियन नेटवर्क हुआ करता था, ट्रेड होता था, व्यापार हुआ करता था पूरे एशिया में। एशिया के क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से क्या होता था, व्यापार होता था। एंड द कॉमर्स विद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग ग्रेट डिमांड इन बोथ वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड थे, इंडिया में जो प्रोडक्शन होता था, वो हमारे वेस्ट एशिया, मतलब हमारे जो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र जो हुआ करता था, ईरान, इराक, पर्सिया वाला क्षेत्र, ये हमारा क्या है, वेस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया हमारा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला क्षेत्र हमारा साउथ ईस्ट एशिया में था। ये सभी लोग, सभी क्षेत्र के लोग हमारे भारत से क्या करते थे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इंपोर्ट करते थे। उस समय हमारे भारत में बहुत सारे गुड्स, कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह ऐसे बनाए जाते थे, बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते थे। सिल्क हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ करता था। फेचिंग ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम आर्टिसन एंड मर्चेंट्स। और जो हमारे आर्टिशियंस होते थे, कलाकार होते थे, व्यापारी हुआ करते थे, इनको बहुत प्रॉफिट होता था। इसी वजह से हमारा भारत इतना ज्यादा समृद्ध हुआ करता था उस समय। इसका वर्णन कौन करते हैं, हमारे इब्न बतूता। भारत का एग्रीकल्चर कितना ज्यादा डेवलप हुआ करता था, कितनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती थी, लोग 2 क्रॉप्स उगाते थे पर ईयर। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडिया के बाहर कितने ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, कितने ज्यादा फेमस हुआ करते थे। वेस्ट एशिया खरीद रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज खरीद रही है हमारे यहाँ से गुड्स। सो इंडियन टेक्सटाइल, देखो क्या लिखता है, इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड एंड सेटिन, ये सभी प्रकार के वस्त्र, कपड़े वगैरह वहां पर क्या थे, बहुत ज्यादा डिमांड में थे। अलग अलग देशों में क्या थे, बहुत ज्यादा डिमांड थे। भारत के वस्त्र बहुत ज्यादा डिमांड में हुआ करते थे। इब्न बतूता इन्फॉर्म्स अस दैट सर्टेन वेराइटीज ऑफ द फाइन मसलिन वर सो एक्सपेंसिव। जो फाइन मसलिन हुआ करते थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, दैट दे कुड बी वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड वेरी रिच। जो फाइन मसलिन हुआ करता है उसके बारे में क्या वर्णन करते हैं, मसलिन के बारे में, कि जो नोबल्स होते थे, जो रिच क्लास के लोग होते थे, केवल फाइन मसलिन का उपयोग वही करते थे अपने वस्त्रों में। कौन, रिच क्लास के लोग। उसके बाद हम देखते हैं म्यूजिक इन द मार्केट। वो म्यूजिक कैसे मार्केट में लिखता है, इन दौलताबाद देयर वाज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स। देखो विच इज नोन एज ताराबाद। ताराबाद लिखने के मेल फीमेल सिंगर्स वहां आते थे, गाना गाते थे और पूरे लोग मिलकर वहां पे सेलिब्रेट करते थे। The greatest and most beautiful बाजार, it has numerous shops and every shop has a door। अलग अलग प्रकार की वहाँ शॉप, दुकानें हुआ करती थी और हर दुकानों में दरवाजे हुआ करते थे। Led into the house of honor। देखो मतलब घर और उनकी दुकानें से मिली हुई थी, वैसे तो दरवाजे से खोलकर वो अपने घर में चले जाते थे। इस प्रकार का वर्णन करते थे। शॉप्स आर डेकोरेटेड विद कारपेट्स, अलग अलग कारपेट बिछी हुई थी। इन द सेंटर ऑफ द शॉप देयर इज अ स्विंग ऑन विच सिट्स फीमेल सिंगर। और वहाँ पे देखो कारपेट की जो स्विंग्स लगे हुए हैं, वहाँ फीमेल सिंगर्स आते हैं, फीमेल सिंगर बैठकर वहाँ पे गाना गा रही हैं। शी इज डेक्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ finery and her female attendants swing her। In the middle of the marketplace there stands a large cupola which is a carpeted and decorated, in which the chief of the musician takes place his every Thursday। देखो हर थर्सडे को वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, सर्वेंट्स है, स्लेव्स है, फीमेल सिंगर्स है, वो गाना गा रही है।
इस प्रकार का पूरा वर्णन करते हैं इब्न बतूता किसके बारे में, दौलताबाद के बारे में, कि भाई दौलताबाद में बहुत ज्यादा संगीत का समारोह होता है, लोग बैठे रहते हैं, सभी लोग मिलकर बाजार में सिंगर्स को सुनने आते हैं। इकात देखो, इकात इकात वीविंग एक प्रकार से वैसे बुनाई की कला होती थी। इकात क्या होती थी, बुनाई की एक कला होती है इकात। पैटर्न बनते थे उसमें, इस प्रकार के पैटर्न बनते थे, एज दिस वाज अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड एट सेवरल कोस्टल प्रोडक्शन सेंटर्स इन द सबकॉन्टिनेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इस प्रकार की चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। क्या, इकात। इस प्रकार की डिजाइन वगैरह बनाई जाती थी, वीविंग पैटर्न हुआ करता था एक प्रकार से लोगों का। अब देखते हैं यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है संचार का किस प्रकार से सिस्टम होता था, किस प्रकार से लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे के द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, किस प्रकार से होता था। द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स। देखो, अब राज्य ने मर्चेंट्स को, व्यापार को एनकरेज करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप लेते हैं। किस प्रकार से, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद द इन्स एंड गेस्ट हाउस। देखो, हर जगह गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, हर एक दूर दूर के रास्तों पर, क्या रास्तों में क्या बनाए गए हैं, गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, ताकि जो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, ताकि वहां रहकर रेस्ट कर सके, वहां रुककर रेस्ट कर सके। कहाँ पर, गेस्ट हाउस में। तो व्यापारियों के लिए, मर्चेंट्स के लिए इतनी अच्छी सुविधा राजा ने, स्टेट ने, राज्य ने प्रबंध कर दिया उनका। सभी ट्रेड रूट्स पर बनाए गए होटल्स वगैरह बना दिए उस समय, गेस्ट हाउस बना दिए, हिल्स बना दिए। इब्न बतूता वाज आल्सो अमेज्ड। देखो, अब इब्न बतूता एक और बात से अमेज हो जाते हैं, व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। किस चीज से बोलते हैं, यहाँ का पोस्टल सिस्टम बड़ा मजेदार था, बहुत ज्यादा डेवलप था। इतना डेवलप पोस्टल सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिलता है। विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड रेमिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों तक बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया करते थे। कौन, मर्चेंट्स। किसके द्वारा, पोस्टल सिस्टम के द्वारा। बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। और जो इनके गुड्स होते थे, जो उनका माल हुआ करता था, उसको भी वो बहुत कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया करते थे। आज वर्तमान में हमारा पोस्टल सिस्टम चलता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह अमेजोन जैसे डिलीवरी हम करवाते हैं, कोई भी चीज हमने बुलाई 1 या 2 दिन में आ जाती थी। उस प्रकार से बहुत ही कम समय में उस समय का भी पोस्टल सिस्टम हुआ करता था, जिसके बारे में हमारे इब्न बतूता वर्णन करते हैं। द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट व्हाइल इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध। अब सिंध से दिल्ली आने में लगभग 50 डेज लगते थे। The news reports of the spies would reach the Sultan through the postal system in just 5 days. 50 दिन लगते थे उन लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने नॉर्मली, लेकिन जो उसका पोस्टल सिस्टम जो हुआ करता था, अगर स्पाइस को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचानी है तो लगभग 5 दिन में उसके स्पाइस, जासूस वगैरह पहुंच जाते थे। इस प्रकार से उनका इतना डेवलप्ड पोस्टल सिस्टम हुआ करता था। ये देखो, ऑन द हॉर्स ऑन द फुट, 2 प्रकार से होते थे, एक तो हॉर्स पे होते थे और कुछ फुट पे जाते थे अपने पैरों के द्वारा। तो दिस इज हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। पोस्टल सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड। देखो, इंडिया में 2 प्रकार से पोस्टल सिस्टम हुआ करता था। वो लोग जो घोड़े के द्वारा, इस पर घोड़सवार रहते थे, हमारे घोड़सवार एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, उनको बोलते थे वो लोग। इज रन बाय रॉयल हॉर्स स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 मील। देखो, हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पर, हर 4 मील की डिस्टेंस पर, कितनी, 4 माइल की डिस्टेंस पर ऐसे उनके सिस्टम बना दिए जाते थे। हर 4 माइल की डिस्टेंस पर ऐसे बना दिए उन्होंने। एक प्रकार से जिस प्रकार से हमारी वर्तमान में हम रिले रेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह से एक व्यक्ति रहता है, वो उसको देता है, फिर वो उसको देता है पार्सल, जो भी है। तो इस प्रकार से 4 माइल पर उन्होंने बना दिए गए, ऐसे स्टॉपेज टाइप के बना दिए गए। घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर उसको देता है अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो वस्तु है, फिर ये इस जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी वस्तु देता है। इस प्रकार से घोड़े हुआ करते थे, घोड़े के द्वारा पोस्टल सिस्टम चल रहा था, उसको क्या बोलते थे, ओलो। अब उसके बाद हम देखते हैं द फुट पोस्ट हैज 3 स्टेशन पर माइल। 3 स्टेशन पर माइल। जो 1 माइल का पूरा एक स्टेशन हुआ करता था 1 मील का, तो लगभग 0.3 स्टेशन, 0.3 माइल पर क्या होते थे, हमारे स्टेशन बना दिए गए। अब यहाँ 3 स्टेशन बना दिए गए यहाँ, लेकिन फुट के द्वारा लोग, व्यक्ति जो सैनिक होते थे, वो दौड़कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह अपने पार्सल को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इस प्रकार से फुट पोस्ट भी हुआ करती थी। इसको क्या बोलते थे, दवा। तो 2 प्रकार से होती थी, कौन कौन सी, एक तो उलुक, एक क्या होता था, उलुक सिस्टम हुआ करता था, और एक होता था दवा। ये हमारे फुट सोल्जर्स के द्वारा पहुंचाई जाती थी पोस्टल सिस्टम, इसके द्वारा, दवा के द्वारा, और लोग में हॉर्समैन के द्वारा पहुंचाई जाती थी, घोड़सवार के द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। नाउ एट एवरी थर्ड ऑफ द माइल देयर इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज। शहर हुआ करते थे, आउटसाइड विच आर 3 पवेलियन इन विच सिट मैन विद गार्डेड लॉयंस रेडी टू स्टार्ट। ईच ऑफ देम कैरीज अ रॉड
2 क्यूबिट। अब देखो उनके हाथ में क्या रहता था, इस प्रकार से ऐसे उसमें घुंघरू वगैरह लगे हुए करते थे, ऐसे रॉड रहती थी उनके हाथ में, इस प्रकार से रॉड रहती थी, घोड़े पर बैठकर ऐसे रॉड लेकर एक हाथ में उनकी इन्फॉर्मेशन में जो पत्र है जो भी है उसको लेकर घोड़े पर बैठकर जाते थे। कुछ जो फुट सोल्जर्स रहते थे वो दौड़ कर जाते थे, उनके एक हाथ में ऐसा करके ऐसा इस प्रकार से काइंड ऑफ ऐसा भाला वगैरह टाइप का कुछ होता था, जिससे उनको हाथ में पकड़ कर ले जाना होता था, और एक हाथ में उनकी जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी है उनके पास पत्र वगैरह है उसको लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो इस प्रकार से सिस्टम हुआ करता था किसका, उलोग का और दवा का सिस्टम। स्ट्रेंज नेशन, देखो हमारे अब्दुल रजाक आते हैं, वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1440s में इज एन इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ द इमोशन। वो अब्दुल रजाक भी आते हैं इंडिया में, कैलीकट में हमारे बताते हैं, बोलते हैं कि कहीं पे जाता हूँ समृद्ध क्षेत्र है, कहीं के बारे में बुराई करता है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन करता है। पहले जाता है कहाँ पे हमारे, विच वॉज सॉ इन कलिकट पोर्ट केरला, विच वॉज पॉपुलेटेड बाय पीपल द लाइक्स ऑफ हुम आई हैड नेवर इमेजिन। बोलता वहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ऐसे आज तक इस प्रकार के मैंने लोग ही नहीं देखे वहाँ के बारे में कहता है। लेटर एंड ही विजिटेड टू इंडिया, ही अराइव्ड इन मैंगलोर एंड क्रॉस द वेस्टर्न घाट, ही सॉ अ टेंपल दैट फिल्ड हिम विद एडमिरेशन। और वहाँ अब दूसरी जगह जाता है, वहाँ मंदिर देखता है, मंदिर देखो तो यार कितने, और मंदिर जाकर मंदिर की प्रशंसा करता है, बहुत बहुत ज्यादा समृद्ध था वहाँ, हीरे जवाहरात हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा अब्दुल रजाक आते हैं। अब्दुल रजाक समरकंदी कंफ्यूज थे, वो खुद नहीं बता पा रहे थे, कहीं प्रशंसा करते कहीं बुराई करते। तो इस प्रकार से भी कुछ ट्रेवलर्स आते हैं हमारे इंडिया में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो इब्न बतूता के सफर ने और उसकी लिखाई ने हमें मध्य भारत के समाज और संस्कृति के बारे में समझने का एक नया नजरिया दिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।